नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सबों को अपने जिला की एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही कम समय में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है और पटना में रहकर आज सैकड़ों छात्र इनके सानिध्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार में काम कर रहे अमृतांशु रोशन जी का, जो वर्तमान में न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना में लेक्चरर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में क्या अंतर है, तकनीकी शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वर्तमान समय में शिक्षा की दशा दिशा और आने वाले समय में छात्र भविष्य में कैसे सफल हो। इनसे सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सर, आज हमारे साथ आप केवी स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले केवी स्टूडियो का आभार प्रकट करना चाहूँगा और स्पेशली डॉक्टर रोशन का, जिन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। और केवी स्टूडियो आज बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आप इस मंच पे बुला के और सभी बेगूसराय और अन्य बिहार के सभी लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं, तो ये जो शुरुआत है बहुत ही अच्छी शुरुआत है और मैं इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। थैंक यू सर। तकनीकी शिक्षा में आपका सानिध्य पाकर सैकड़ों छात्रों ने अलग अलग क्षेत्र में सफलता पाया है और आज आप किसी परिचय को मोहताज नहीं हैं। पटना में एक कुशल तकनीकी शिक्षक के रूप में आपका नाम है, पहचान है, हर कोई आपको जानता है। हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे अपने बारे में दो शब्द साझा करें। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम अमृतांशु रोशन है और मैं बेगूसराय ज़िला का निवासी हूँ। मेरा पैतृक गांव सामू है। मैं बचपन से ही वहाँ नहीं रह पाया हूँ क्योंकि मेरी माताजी प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में, जो कि अब 10+2 हो चुका है, उसमें वो प्रभारी प्राचार्य हैं। तो उनकी पोस्टिंग मेघोल जो है खुदावंतपुर प्रखंड में है, वहाँ पे हुई। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई है। जी जी। मैं भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ 10वीं तक। और मैं लास्ट बैच था 2006 का, जब ये उसके बाद पाठ्यक्रम चेंज हुआ था, CBSE पाठ्यक्रम आया था। उससे पहले बिहार बोर्ड की अपनी पाठ्यक्रम थी। उसके बाद मेरी शिक्षा जो हुई वो मैं 12वीं में जमशेदपुर से मैंने किया है। वहाँ पे DAV पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर है, वहाँ से मैंने की। उसके बाद वहीं पे मैं इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहा था। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल चला गया, वेस्ट बंगाल स्टेट इंजीनियरिंग में चला गया। वहाँ से मैंने हल्दिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना BTech कंप्लीट किया। मुझे हमेशा से इस क्षेत्र में रुझान रहा है और मैं हमेशा IIT में जाना चाहता था, IIT में पढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ किशोरावस्था की गलतियाँ कह लीजिए, जिस कारण से मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया। और मेरी माँ हमेशा इस चीज़ के लिए ताना दिया करती थी कि IIT का सपना आपने पूरा नहीं किया। बाद आपके साथ आपकी माँ भी ये सपना देखती थी? बिल्कुल बिल्कुल, उनका बेटा IITian हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्हीं का ये विज़न है कि मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था इंजीनियरिंग। लेकिन आज आपकी माँ बहुत खुश होंगी क्योंकि आपके छात्र IITian हैं। चलिए, ये खुशी की बात है और ईश्वर की कृपा है। मैं मानता हूँ कि भगवती का आशीर्वाद है कि मेरे दिशा निर्देश में कुछ बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं और ऑलरेडी कुछ IIT में हैं और कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हैं। सर, यहाँ पे एक प्रश्न लेना चाहेंगे हम कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपका चयन रेलवे सेवा में हुआ था, जहाँ पर हमारे अभिभावक चाहते कि हमारे बच्चों का चयन सरकारी सेवा में हो और आप रेलवे में चयनित हुए, लेकिन आपने उस सेवा में जाना पसंद नहीं किया और आपने शिक्षण को चुना। इसका क्या रीजन रहा सर? शुरू से मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले, जो कि अभी वर्तमान समय में भी बहुत सारे सरकारी स्कूल के प्राचार्य हैं। मैं उनके सानिध्य में पला बढ़ा हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन से आगे बढ़ा हूँ।
और आगे भी मुझे टीचरों का स्नेह हमेशा मिला, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे कहीं भी। और ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में कोई ना कोई शिक्षक ईश्वर के रूप में आके मुझे मार्गदर्शन देते रहे। तब तक मुझे भी नहीं पता था कि टीचिंग में मेरी अभिरुचि है, जबकि मेरे घर में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे दादाजी ये सारे शिक्षक ही हैं। जी जी, ठीक है। तो इस क्षेत्र में मेरा बचपन से रुझान था, बट मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था। जब मैं एमटेक अपना IIT ISM धनबाद से कर रहा था, और उन दिनों मैं भी विद्यार्थी ही था, अपना कोर्स पूरा कर रहा था और सरकारी सेवा में जाने की प्रवृत्ति मेरी भी थी, मेरे घर में भी इच्छा थी कि सरकारी सेवा में जाए। तो जब मैं उसकी तैयारी कर रहा था तो एमटेक के फाइनल ईयर में मेरे कुछ दोस्तों ने पटना में कुछ गरीब पॉलिटेक्निक बच्चों के लिए एक इनिशिएटिव उन्होंने शुरुआत की थी। जी जी। और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए और उन बच्चों को कुछ फ्री में तकनीकी शिक्षा दीजिए। जी जी। तो वो एक जस्ट एक अपने दोस्त कहने का, मैं उन दोस्त का नाम लेना चाहूँगा, बिल्कुल, राकेश कुमार, बहुत हमारे प्रिय मित्र हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं की ये शुरुआत थी, उन्हीं का ये मोटिवेशन था कि आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप अच्छी बात करते हैं, आपसे बात करके किसी को भी अच्छा लगता है, सो आप चलिए और कुछ बच्चों को मोटिवेट करिए। और मैं उस कार्यक्रम के दौरान ही पटना आया, और वहाँ पे आने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे जब मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ, जहाँ से मेरा कैंपस प्लेसमेंट ऑलरेडी कोयम्बटूर के एक IIT JEE प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट में हो चुका था, और उसी समय रेलवे का भी रिजल्ट आ चुका था। जी जी। ये दोनों परिणाम एक साथ आए, और तब तक मैं पटना में पिछले 1 वर्षों से पढ़ा भी रहा था। जी जी। जो कि कहीं ना कहीं उस 1 वर्ष के दौरान ही मैंने ये महसूस किया कि शायद मैं इसी कार्य के लिए बना हूँ। जी जी। और मुझे ये अंदर से भावना जगी। हालांकि पारिवारिक दबाव के कारण, सामाजिक दबाव के कारण मैंने रेलवे ज्वाइन भी किया, सेंट्रल रेलवे मुंबई, जो में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे मेरी पोस्टिंग हुई थी। लेकिन अंत में आपने अपने मन की आवाज़ को सुन लिया। हाँ, मैं ट्रेनिंग के दौरान झांसी में था, वहाँ पे मुझे एक मौका मिला अपने आप को समझने का। मैं खुश तो अंदर से नहीं था, लेकिन दबाव, सामाजिक दबाव और पारिवारिक दबाव के कारण मैं वहाँ पे था। लेकिन मैं एक दिन ऐसे ही, एक महेंद्र सिंह धोनी की ऑटोबायोग्राफी मूवी है MS धोनी, तो मैं देख रहा था, तो उसके जीवन में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, और वही घटना मुझे भी थोड़ा इंस्पायर किया। और जब मैं रेलवे छोड़ रहा था तो मेरे मन में एक ही प्रश्न था, मैं अगर यहाँ पे रहूँगा तो एक JEE ही बन के रह जाएगा। जी जी। पूरी ज़िंदगी मैं भी जूनियर इंजीनियर, आगे चल के सेक्शन इंजीनियर या और भी ADM बन के या कुछ भी, ये मैं उसी क्षेत्र में रह जाऊंगा और वो मेरा व्यक्तिगत विकास होगा। जी जी। लेकिन अगर यहाँ से जाने के बाद एक भी लड़का अगर रेलवे में JEE बन जाता है, या किसी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे ISRO है, DRDO है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, या कोई पब्लिक सेक्टर है, सब जगह JEE की ज़रूरत है ना। नाम अलग अलग होते हैं, कहीं जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, कहीं टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं, कहीं पे रिसर्च असिस्टेंट बोलते हैं। कहीं पे अगर एक भी छात्र चला गया तो मेरा ये जॉब छोड़ना सफल हो जाएगा। और आज भगवती का आशीर्वाद है कि 200 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और अभी कार्यरत हैं, और लगभग ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचा है जहाँ पे वो कार्य नहीं कर रहे। बहुत बहुत बधाई अमृतांशु जी आपको कि आज तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने कीर्तिमान बनाए हैं, और आज सैकड़ों छात्र विविध क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे हैं। पुनः हमारे स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तकनीकी शिक्षा से जो ये जुड़ाव है आपका, इसके क्या कारण है? क्योंकि बच्चे आज विज्ञान और तकनीक से दूर होते जा रहे हैं। इसका मैं क्रेडिट अपने मिडिल स्कूल के टीचर को दूंगा। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, विनय कुमार और राजेश कुमार। ये दोनों अभी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मोहनपुर और चेरिया बयारपुर के हेडमास्टर भी हैं, करेंटली अभी वर्किंग ही है। और ये हमारे मिडिल स्कूल के शिक्षक थे। तो हमारे स्कूल में जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में था, तो हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी। जी जी बिल्कुल। जो कि हमारे स्कूल के लिए बहुत गौरव की बात थी, और इन दोनों सर का योगदान बहुत ज़्यादा था। वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। वो जो विज्ञान प्रदर्शनी का जो मौका मुझे मिला उसमें भाग लेने का, मुझे अभी भी याद है। मैंने बाढ़ के समय में जो पानी ज़्यादा नदियों में आ जाती है, और ख़ास कर जहाँ पे घुमावदार नदी है,
वहाँ पे अगर एक हम बगल से एक बांध बना दें और उस पानी को स्टोर कर लें एज ए रिजर्वायर, और उस पानी को फिर यूज करके पनबिजली परियोजना के तहत हम अगर कुछ भी बिजली का उत्पादन कर सकें या उस स्टोर्ड वाटर को हम इरिगेशन के लिए यूज कर सके, तो ये कॉन्सेप्ट था सर का, और उन्होंने मुझे इसके लिए कार्य करने के लिए दिया। बाकायदा हमने वो सेटअप क्रिएट किया था। आपने पूरा ईमानदारी से मेहनत किया? जी, मैंने वो सेटअप पूरी तरह से क्रिएट किया था और सर का दिशा निर्देश था, हमने उस पर कार्य किया था और हमारे ग्रुप को प्रथम पुरस्कार भी मिला था। जी जी, मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है और आज मैं उसी क्षेत्र का शिक्षक हूँ। जी जी। पनबिजली परियोजना, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं, कहीं ना कहीं बिहार में भी कोसी हाइड्रो पावर प्लांट है, या आप नॉर्थ इंडिया चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, जो कोसी बिहार का शौक हुआ करता था, अब वो उसके लिए एक वरदान होता जा रहा है। बिल्कुल। तो वो जो एक मोमेंट था मेरे लिए, वहीं से मेरे अंदर ये विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। इसका काम सर नहीं किया, मैं उन्हीं को क्रेडिट दूंगा। और उसके बाद मैं आगे बढ़ते चला गया और हर एक स्तर पे मुझे टीचर मिलते गए। एक चीज़ के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मुझे हमेशा अच्छे शिक्षक मिले। शायद मेरा व्यवहार अच्छा था या मेरी किस्मत अच्छी थी, ये मुझे मालूम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं और हम सबों को मूर्त रूप में साकार करते हैं, और वही उसी का परिणाम है कि आज एक बेहतर शिक्षक के रूप में आप भी समाज का निर्माण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मैं अभी तो शिक्षक की स्थिति में नहीं हूँ, मैं अभी भी शिक्षार्थी हूँ, अभी भी लर्नर हूँ, सीख ही रहा हूँ। बहुत ही कम एज है, 30-31 ये वर्ष। तो आपका बड़प्पन है सर, क्योंकि जीवन में ये भी सही है कि हर कोई पूर्ण नहीं होता, और एजुकेशन इज एंडिंगलेस जर्नी। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि जो सबसे करीबी है आपका, जो सब दिल के काफ़ी पास है, उनके बारे में बताएं, जिनका योगदान सबसे बड़ा है आपकी सफलता में। इस पे तो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अपनी माँ को देना चाहूँगा। अगर पारिवारिक स्तर पे आप बात करें, मेरे जीवन में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है। मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं और एक किसान ही हैं। मेरी माँ उस 90s में उन्होंने समाज की विषम परिस्थितियों से दूर होकर, सभी से लड़ के, एक घर से दूर रह के एक नौकरी की, और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन देने की हमें कोशिश की। तो पारिवारिक स्तर पे तो मैं अपनी माँ को बिल्कुल आयरन लेडी की तरह मानता हूँ। शी इज़ वेरी स्ट्रांग, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अगर और इसके अलावे भी मेरे जीवन में कुछ लोगों का बहुत महत्व है, जो कि आप कहना चाहते हैं दिल के करीब हैं, बिल्कुल है। मैं प्यार से उन्हें सर कहता हूँ, गुरुजी कहता हूँ ना। वो बिल्कुल टीचर ही हैं और मैं उनके साथ बचपन से ही बड़ा हुआ हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी एक व्यक्ति का, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों का नाम है। जो भी सब सुन रहे हैं सबको बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो सर जो मुझसे जुड़े हैं सुनेंगे, सबका रोल कहीं ना कहीं है। सब मेरे दिल के उतने ही करीब हैं। मैं किसी का नाम लेके ना किसी की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। सारे शिक्षक मेरे करीब हैं, और आज मैं जब भी छुट्टियों में घर आता हूं तो मेरी एक ही हॉबी होती है, अपने शिक्षकों से मिलना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर हम चाहेंगे थोड़ा सा अपना विचार दें। देखिए, अभी जो समय आ रहा है जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट है एक तरह का। इस क्षेत्र में हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, जिस कारण से हमारे प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, विश्व के मानचित्र पे अगर आप अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, अगर भारत को, जो APJ अब्दुल कलाम का सपना था कि भारत जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे ना, उसके लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सोच थी, अभी भी है, और हम लोग उसी सोच को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होगी। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों के अपने अपने क्षेत्र हैं, अपना अपना महत्व है। हम चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो अभिभावक देख रहे हैं, छात्र युवा देख रहे हैं, तो सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में क्या अंतर है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सामान्य शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा, पहले तो आपको जो मौका मिले आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारा एक ऐसा वर्ग है जहाँ पे शिक्षा
हर एक व्यक्ति के पास उसका मौका नहीं मिल पा रहा है। सरकार काम कर रही है, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं, हमारा लिटरेसी रेट इंप्रूव हो रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन धीरे धीरे हम उसमें सुधार ला पा रहे हैं। जी जी। तो पहले तो मैं कहूँगा कि आपको जो मौका मिले आप शिक्षा ग्रहण करें। बिल्कुल। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप अच्छे और गलत का फर्क नहीं कर पाएंगे। जी जी। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। रही बात सामान्य शिक्षा की, तो सामान्य शिक्षा हम उसे कहते हैं जो जनरली आपने 10वीं पास की, फिर इंटर की परीक्षा पास की, आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, पीएचडी की, और आप एक परंपरागत जो चली आ रही है शिक्षा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आप उसमें जुड़े हुए हैं, आपने सीधी पढ़ाई की है। जी जी। ठीक है। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन जो है थोड़ा सा, जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें क्या है कि आपको 12th के बाद एक स्पेसिफिक कोर्स में आना होता है जो अपने आप में काफ़ी बड़ी दुनिया है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, सब अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। जी जी। उसके लिए एक रास्ता खुलता है और वहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन में आप इनरोल होते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा जो कि प्रारंभिक शिक्षा में ये चीज़ थोड़ा कम होता है। वहाँ भी लैब्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ लैब्स नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ भी प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन में आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होता है। मैं ये मानता हूँ कि शायद बहुत लोग इस बात से सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं भी हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति और एक सामान्य शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, दोनों के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं अंतर होता है और इस चीज़ को मैंने भी फील किया है, शायद आप सब भी समाज में देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक एप्टीट्यूड होता है जो हमें थोड़ा सा अलग बना देता है, कुछ क्रिएटिव एक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप करता है। धन्यवाद सर आपका। तकनीकी शिक्षा में क्या भविष्य है, क्योंकि जो यूथ आपको यहाँ से देख रहे हैं, जो छात्र इस क्षेत्र में अपने आप को लाना चाहते होंगे, अपना करियर तलाशते होंगे, तो तकनीकी शिक्षा को लेकर चूँकि आप इसमें कुशल हैं, इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको आप अपना संवाद दें। मैं अपने सभी युवा साथियों को कहना चाहूँगा जो अभी 8वीं 9वीं या 10वीं क्लास में, ये सबसे अच्छा वर्ग होता है जब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं बीजारोपण होता है। जी। मेरे अंदर भी जो मेरे सर थे, जो कि मिडिल स्कूल के जो भी अच्छे सर थे, आज भी उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है, क्योंकि बीजारोपण उन्होंने किया था। तो अगर आप 8th 9th 10th के बच्चों से मिलते हैं तो आप, मेरा भी यही प्रयास होता है कि उसके अंदर वो एक बीज दे दिया जाए जो कि कहीं ना कहीं उसे आगे ले जाए। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि आप 10वीं की परीक्षा या 12वीं की परीक्षा, दोनों में आपको मौका मिलता है। उस देने के बाद अगर आप ITI करना चाहें, पॉलिटेक्निक करना चाहें या इंजीनियरिंग करना चाहें, उसकी तैयारी करें। उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI पूरे बिहार में ही है, बिहार से बाहर भी है। आपको जहां मौका मिलता है उस चीज़ से जुड़ें और अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर बनाएं और जो बदलती दुनिया है उसमें आप कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के साथ चल पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। धन्यवाद सर आपका। सर, लड़कियां तकनीकी शिक्षा में अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनकी स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और हाल ही में तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में लड़कियों को नामांकन कराने के लिए कॉलेज में 33% आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो थोड़ी सी दुखद बात है। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो गर्ल एजुकेशन को, गर्ल चाइल्ड जो एजुकेशन है उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि हमारी बच्ची क्यों पढ़ेगी, कहाँ जाएगी, क्यों नहीं हम सीधे सिंपल जो सामान्य शिक्षा है ग्रेजुएशन करवा लें और उसकी जल्द से जल्द शादी करवा लें। कहीं ना कहीं मैं उन सभी अभिभावकों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी बेटी को उस लायक बनाइए कि उसके शादी करने के लिए आपको परेशानी नहीं हो ना, उसके लिए लड़के ढूंढने की ज़रूरत नहीं हो। आपको
लोग अप्रोच करें। और मेरे ऐसे कुछ छात्राएं हैं जिनके साथ ऐसा वाकया हुआ है, तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर आपकी बेटी तकनीकी शिक्षा से जुड़ती है, उसे आप सपोर्ट करते हैं, तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। और जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, उसके लिए आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। और बाकी सारी जो एक मन में जो शंकाएं होती है अभिभावकों की, कहीं भी उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बच्ची को जरूर आप तकनीकी शिक्षा में लाएं। और बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जहाँ पे लड़कियां काफ़ी बेहतर कर रही है। इनफैक्ट मैं जिस संस्थान में अभी कार्यरत हूँ, नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13, जो कि बिहार का सबसे वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटेक्निक में से है, वहाँ पे मैं जो लड़कियों की भागीदारी देखता हूँ, चाहे वो साइंस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन हो या अदर एक्टिविटी में हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लड़कियां कम नहीं हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बच्चियों को आप प्रोत्साहित करें और तकनीकी शिक्षा में लाएं। आप जिस स्तर में उसे पढ़ा सकते हैं, चाहे वो ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या इंजीनियरिंग हो या मेडिकल की पढ़ाई हो, जरूर अपना भर प्रयास करिए कि उसे उस शिक्षा को दिया जाए। इस क्षेत्र में सरकार ने जो कदम जोड़ा है, 33% जो इन्होंने रिजर्वेशन किया, ये बहुत अच्छी पहल है। इससे थोड़ा सा मनोबल अभिभावकों का और बढ़ेगा और उन्हें शायद एक मनोबल आएगा कि नहीं, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मैं सरकार के इस कदम की काफ़ी सराहनीय कदम है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। थैंक यू सर। अभी आपने बात किया पॉलिटेक्निक का, IIT का, ITI का। ITI, पॉलिटेक्निक और IIT को लेकर आम लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। लोग IIT को ITI समझ लेते हैं, ITI को IIT समझ लेते हैं। तो इसको लेकर हम चाहेंगे थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं आप उन्हें बताएं। सबसे पहले मैं तकनीकी शिक्षा में 3 पायदान हैं, मैं उस बारे में बताना चाहूँगा। 3 सीढ़ियाँ हैं, अपने अपने स्तर से हैं और तीनों का रोल इंडस्ट्री में है। आज के दौर में कोई भी अगर एक उद्योग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे इन तीनों लोगों की ज़रूरत होती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। पहला है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें 2 वर्षों का कोर्स होता है। 10वीं करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे फिटर, वेल्डर, इन सब क्षेत्रों में आप 2 साल प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होता है ITI कोर्सेज में, और आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये सबसे निचले स्तर का। इससे थोड़ा सा अगर हम ऊपर बढ़ते, एक सीढ़ी ऊपर बढ़ते हैं, तो पॉलिटेक्निक आता है, जिसे हम लोग आम भाषा में डिप्लोमा भी बोलते हैं। तो ये 3 वर्षों का कोर्स होता है और ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि इंजीनियरिंग का छोटा भाई है। जी जी ना। तो जब आप बीटेक करते हैं ना, उसी का ये सूक्ष्म रूप है। लगभग जो बीटेक में पढ़ना होता है वही सारे सिलेबस 80% आपको 3 वर्षों में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में पढ़ाया जाता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा कम रहता है बीटेक की तुलना में। इसीलिए इसे जूनियर इंजीनियर भी कहा जाता है। हाँ, सही बात है, आपने कहा कि ये जूनियर, जब आप अगर इस कोई सरकारी सेवा में जाते हैं तो आपको जो पद मिलता है वो कनीय अभियंता, जी जी, या इंग्लिश में जूनियर इंजीनियर, या लेमन लैंग्वेज में ओवरसियर भी हम लोग गांव घर में इसे बोलते हैं। और जनरली ये 10th या 12th के बाद बच्चे इससे जुड़ते हैं। जी जी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ऊपर का पायदान होता है वो होता है इंजीनियर का, जो इसके लिए हम 12th पास करने के बाद तैयारी करते हैं IIT की, या अब IIT एडवांस और JEE हो गया है, जिसमें कि आपको अलग अलग कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। वो 4 वर्षों का कोर्स होता है, जिससे आपको BE या BTech की डिग्री मिलती है। जी जी, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। IIT और ITI में मैं, आपने पूछा तो मैं बता दूं, IIT जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये भारत का सबसे प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें पूरी तरह से सरकार की फंडिंग होती है और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। मतलब वो सबसे हमारा टॉप क्लास हो गया, उसके बाद डिप्लोमा आ गया और उसके बाद हमारा ITI आ गया। थैंक यू सर, आपने ये जानकारी उपलब्ध कराई। IIT हो, पॉलिटेक्निक हो या ITI हो, इन तीनों में जो छात्र चाहते होंगे करियर बनाएं, इसके लिए एक अच्छे कॉलेज की तलाश में होंगे। सरकार द्वारा प्रायोजित एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्रवेश परीक्षा ली जाती है, वो सब चाहते हो कि सफल हो। हज़ारों लाखों की भीड़ होती है, लेकिन सफलता बहुत ही मेहनत से मिलती है। तो इस क्षेत्र में जो आना चाहते होंगे और सफलता पाना चाहते होंगे
और आपकी तरह जिनके ख्वाब होंगे कि वो भी IITian बने, तो उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कैसे अलग अलग फील्ड में वो सफल हो? देखिए, एक चीज़ तो पहले मैं अपने सभी साथियों से, अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कोई कहता है तो वो बिल्कुल ठग रहा है। सक्सेस पाने का सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मेरा मानना है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक इंटेलिजेंट और एक वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो पहले गलती करते हैं, फिर उस गलती को सीखते हैं, फिर उसे इम्प्रूव करते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है। जी। और जो वेरी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो जो इनसे पहले जो लोग आए हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं, उस गलती को वो समझते हैं, पढ़ते हैं, अपने सीनियरों से उसका एक्सपीरियंस लेते हैं और बिना उस गलती को दोहराए बहुत कम समय में अच्छा कर जाते हैं। जी। बिना गलती किए हुए अपने आप को बेहतर कर लेते हैं। मैं ये दो ही कैटेगरी के लोग, गलतियों से पहले ही सीख लेते हैं। बिल्कुल। इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए आपको कोई मार्गदर्शन देने के लिए होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक शिक्षक की भूमिका यहीं पे आती है, या एक कोई भी मेंटोर जो है उनका रोल यहीं पे आता है कि उन्होंने जो गलतियां की, या अक्सर जो लोग गलती करते हैं उन्हें वो उस चीज से बचाते हैं कि आप ये ना करो। तो पहले तो एक चीज क्लियर रखना होगा कि मेहनत करनी होगी ना। कंपटीशन टफ है, आपको मेहनत करना होगा, आपको अपना लेवल उठाना होगा। उसके लिए अब जो समय आ गया है ऑनलाइन एजुकेशन, अब जो है आपको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए। बहुत सारे कोचिंग के ऐप हैं, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हैं, या बहुत ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं। वो ऑलमोस्ट फ्री ही है। 100 रुपया, 10 रुपया, इस तरह के फ़ी वो रखते हैं एक सेशन का, कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो ये जो मिथ था कि नहीं, अगर हमको इंजीनियरिंग की तैयारी करना है तो पटना जाना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं ये मिथ अब टूट रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन के आने के कारण बच्चे अब घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं ना। और अब लगभग जितने भी उच्च स्तरीय एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए, चाहे आईआईटी ले लीजिए, मेडिकल लीजिए, अब आप अगर टॉपरों की बात सुनेंगे या अच्छे लोगों की जो चयनित होते हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे तैयारी की और उसका मुझे बहुत फायदा मिला। तो मैं ये कहूँगा कि आप गरीब हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना होगा, इस चेंज को समझना होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी को थोड़ा एडॉप्ट करना होगा, थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा और उसमें जुड़िए, हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए। और एक बात मेरा मानना है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो ईश्वर किसी ना किसी को मार्गदर्शन के लिए आपको मिलवा ही दे। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो थोड़ा सा 8th क्लास के आने के बाद से उनमें थोड़ी सी गंभीरता आ जानी चाहिए, चाहे अभिभावक भी हैं, थोड़े से सजग हो जाने चाहिए। तो जो आपको बुक मिलता है, जैसे कि एनसीईआरटी बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। थोड़ा सा क्रिस्प लिखा हुआ रहता है, लेकिन इतना सुंदर से उसको लिखा गया है, इतने स्पेशलिस्ट लोगों ने उनको लिखा है कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, प्रधानता दें, और जो भी आपके आसपास अच्छे शिक्षक हैं साइंस से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहें। और वहीं से एक बीजारोपण होता है तकनीकी सेवा में जाने के लिए, चाहे आप पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं। फिर 11th-12th की तैयारी भी, प्रिपरेशन भी मायने रखती है, उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखें और कोशिश करें कि क्वालिटी एजुकेशन की प्रधानता दें, ना कि क्वांटिटी वाइज जाएं। मतलब हम जितना ही देर पढ़ें, पूरे मन से पढ़ें, पूरी एनर्जी उसमें लगाएं ना। 14 घंटा पढ़ने से बेटर है हम 6 घंटा पढ़ें, लेकिन क्वालिटी बेस्ड पढ़ें। उस 6 घंटे में अपना पूरा 100% डेडिकेटेड। धन्यवाद आपका सर। अभी वैश्विक आपदा कोविड का दंश सब झेल रहे हैं। कोविड से पहले भी आप पढ़ा रहे थे, कोविड में भी आप पढ़ा रहे हैं। तो कोविड से पहले की शिक्षा, कोविड में शिक्षा और कोविड के बाद की शिक्षा, हम चाहेंगे कि इससे छात्र और शिक्षकों के मन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई और कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो
कोविड से पहले का एजुकेशन था, उसे कम्प्लीटली हम लोग ऑफलाइन एजुकेशन बोलते थे। अब कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, और कोविड के बाद डेफिनेटली ये जो वैश्विक महामारी है, ये टीकाकरण चल रहा है, एक समय के बाद ये ख़त्म होगा, ऐसा नहीं है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। अंधेरा है, अंधेरा को कभी ना कभी हटना ही, अंधेरा छटना ही है, सवेरा होगा ही। तो मैं 3 पहलू पे है, तीनों पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। ऑफलाइन एजुकेशन जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो हमेशा से बेहतर रहा है, सर्वश्रेष्ठ रहा है। मैं भी इसी विचारधारा का हूँ। हो सकता है कुछ लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते हो, लेकिन मैं भी 5-6 सालों से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत भावनात्मक जुड़ाव बच्चों के साथ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी। मैंने ये फील किया है कि मेरे जो भी शिक्षक हुआ करते थे, या आज भी मैं जब उनसे मिलता हूँ, तो उनकी एक मुस्कान मेरे लिए काफ़ी होती है, जो मेरे अंदर ऊर्जा का संचार पैदा करती है ना। उनकी से बात किया हुआ 5 मिनट का वक्त भी कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है कि आप जीवन में और अच्छा करो। जी जी। हाँ, तो ऑफलाइन एजुकेशन इसीलिए मैंने इसको सबसे बेस्ट माना है। उसमें एक इंटरेक्शन बच्चों से आपका होता है। एक शिक्षक के लिए भी एक ड्यूटी होती है कि उनके लिए भी समझ में होती है कि कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसकी मन स्थिति को एक शिक्षक बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो वो तो ऑफलाइन एजुकेशन है। लेकिन इस कोविड जैसे विषम परिस्थिति में भी टेक्नोलॉजी का हमने हेल्प लिया, और हमने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वी हैव अल्टरनेटिव ऑप्शन, और हम कहीं ना कहीं विषम परिस्थिति में भी इस चीज़ को कायम रख सकते हैं। और कम समय में ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। जो ये डेवलपमेंट 5 साल में होता, वो कहीं ना कहीं 1 साल में हो गया। और यही कारण है कि आज दिल्ली में बैठा टीचर, कोटा में बैठा टीचर, कि मैं किसी पॉलिटेक्निक में बैठ के दूर से दूर कहीं भी जुड़े हुए बच्चों को पढ़ा सकता हूँ ना। तो ये एक एडवांटेज है, मैं इसे काफ़ी प्लस मानता हूँ। अब इस बीच में हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन में जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिक चाइल्ड एजुकेशन में कि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जी जी। ऑफलाइन क्लास में ये पूरी तरह से होता है, ऑनलाइन क्लास में कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, और 1 वे की ओर ये ज़्यादा रहता है। टीचर का रोल बढ़ जाता है। मैं भी फील करता हूँ, मैं भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाता हूँ, बट कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि जो पहले मिला करती थी उसमें कुछ कमी है। ठीक है, तो इसको हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। रही बात कोविड के बाद, जब स्थिति सामान्य होगी, तो ये मैं कहूँगा कि अगर इसको हम लोग हाइब्रिड करके यूज करें, लाइक ऑफलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन विथ ऑनलाइन, मीन्स टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऑफलाइन पढ़ाई लें, जैसे कि स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आ चुका है। स्मार्ट बोर्ड यूज करके क्लास में ही इंटरनेट से जोड़ के आप लाइव कोई चीज़ को यूट्यूब से दिखा सकते हैं। कई बार मैं अभी पढ़ाता हूँ, मैंने रिसेंटली इस तरह के चीज़ों से इंस्ट्रूमेंट से अपने आप को मुखातिब किया है, जिसमें कि आप अगर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो बच्चों को पढ़ाते हुए कोई भी चीज़ डायरेक्ट लाइव इमेज दिखा सकते हैं, उसका वीडियो दिखा सकते हैं, या उससे जुड़ी चीज़ें दिखा सकते हैं, जिस कारण से बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर वे में महसूस करते हैं कि ये बहुत बेहतर तरीका। तो मेरा मानना है कि जो अपकमिंग समय 1-2 वर्षों में ऑफलाइन एजुकेशन प्लस ऑनलाइन दोनों का हाइब्रिड एजुकेशन जो तैयार होगी, वो सबसे बेस्ट होगा। और मेरा मानना है कि वो एक कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में रिवॉल्यूशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कोविड में लोग काफ़ी हताश हुए, अपनों को खोया, मजदूरों ने काम खोया, शिक्षकों ने भी काम खोया, या हर कोई परेशान दिखा। छात्र नौजवान अपने शिक्षा को लेकर, अपने करियर को लेकर परेशान दिखे। तो नकारात्मकता का जो दौर चला अभी भी है, तो इसको लेकर कैसे सकारात्मकता अपनाई जाए और कैसे सब कुछ सामान्य हो? इस चीज़ को तो स्वीकार करना होगा कि इस वैश्विक महामारी ने हम लोगों को काफ़ी पीछे कर दिया है। जितनी बहुत सारी रोज़गार के अवसर समाप्त हो गए हैं, और ये हमारे लिए चैलेंज भी है, सरकार के लिए भी एक चैलेंज है। तो इस क्षेत्र में बहुत लोगों की मानसिक स्थिति काफ़ी प्रभावित हुई है। बहुत सारे छात्र, मैं अक्सर छात्रों से बात करते रहता हूँ, उनकी भी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है कि ज़्यादा सर अब अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की नहीं आ रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब जगह कंट्रैक्शन जॉब्स में हो रहा है। सीटें आ रही है तो बहुत कम आ रही है, या जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो
बच्चे कहीं ना कहीं तैयारी करते करते अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, अपने आप को डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या जिनकी भी जॉब्स गई हैं, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर हों, मजदूर वर्ग हों, चाहे शिक्षक हों, हर एक क्षेत्र में जॉब्स गए हैं, इसमें कहीं कोई दरार नहीं, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। कंट्रैक्शंस हुए हैं, उसमें जो ये कमी आई है, जो मानसिक स्थिति पे असर आया है, उससे कहीं ना कहीं हमें उबरना होगा। ये एक सेल्फ मोटिवेशन मैं कहूँगा। इसके लिए आप जो है, इस चीज़ के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो शायद आपको मोटिवेट करे। कहने में थोड़ा आसान है, बट प्रैक्टिकल में बहुत लोग इसमें जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो चैलेंज फेस करते हैं या उतनी हिम्मत नहीं होती है। मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें। जी जी। जिसमें शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और भी कोई भी हो सकते हैं जिनके विचार हों। और समस्याएं तो जीवन में आएगी, जीवन में अगर समस्याएं नहीं आए तो फिर जीवन का आनंद नहीं है। तो चैलेंज तो आएगा, तो बेटर है कि हम क्विट कर दें, उससे बेटर है कि हम अपना तैयारी अच्छा करें, हम लगे रहें ना। मैं यही कहूँगा कि कंसिस्टेंट लगे रहे जिस स्थिति में भी है। मैं ये महसूस करता हूँ कि ईश्वर एक तरह से इम्तिहान लेते हैं ना, माँ भगवती इम्तिहान लेती है कि क्या आप इस परिस्थिति लायक हैं या नहीं। अगर आप इस लायक हैं तो फिर आपको मौका मिलेगा, और जो हार्डवर्क करते रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं सफलता उसे ही मिलती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप निराशा को अपने पास नहीं आने दें। निराशा अगर आती भी है फिर भी अपने आप को लगातार पढ़ाई से जोड़े रखें, अच्छी विचार के लोगों से जुड़े रहें, अच्छी पुस्तकें अगर पढ़ने का मौका मिलता है, थोड़ा भी अगर 10-15 मिनट भी अगर अपना समय आप कोई भी अच्छे बड़े महापुरुष की जीवनी, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्वामी विवेकानंद हो, जो आपको इंस्पायर करते हैं ना, या आपको अध्यात्म में रुचि है, कुछ भी जो कि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करे, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, उस इन्वायरमेंट से अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ के रखिए ना। वही आपको इस क्षेत्र समय से निकालेगा, और यकीन मानिए एक अच्छा वक्त आएगा, ये जो अभी समस्याएं हैं वो सारी सुलझेंगी और फिर से सवेरा होगा और फिर से स्थिति सामान्य होगी। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपने कही कि नया सवेरा होगा। आज आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका, केवी स्टूडियो का या डॉक्टर रोशन का, जिन्होंने ये मंच तैयार किया है। और अगर शायद मेरे यहाँ आने से अगर एक बच्चा भी मोटिवेट होकर तकनीकी शिक्षा से जुड़ता है और कल को सफल होता है तो मेरी यही उपलब्धि होगी। मैं अपने आप को इस क्षेत्र में बहुत ही नया महसूस करता हूँ। अभी तो मेरा जीवन शुरू ही हुआ इस क्षेत्र में, मैं 5-6 साल से इस क्षेत्र में हूँ। वो अलग बात है, ईश्वर की कृपा है कि 200 से ज़्यादा बच्चे अभी लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन में जा चुके हैं, चाहे वो इसरो हो, DRDO हो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो ना, हेवी वाटर हो, या NTPC, IOCL, ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बच्चे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि वो एक छात्र एक अगर जॉब लेता है तो वो एक उसकी जीवन अच्छी नहीं होती है, 3 जनरेशन अच्छा होता है। जी जी। एक उनके माता पिता ने एक सपना देखा था, उनका भी एक भविष्य अच्छा होता है। पुत्र अगर सेवा में जाए, नौकरी में जाए तो उनका भी भविष्य अच्छा, एक उसका अपना व्यक्तिगत जीवन अच्छा होता है। और एक आने वाली जो पीढ़ी होती है उसके लिए भी शायद वो बेहतर एजुकेशन के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं, जो उन्हें शायद स्वतः नहीं मिल पाई होगी। जी जी। और मैंने फील किया है कि पॉलिटेक्निक में जो भी बच्चे गए हैं वो अक्सर हाँ बहुत सुदूर गांव के छात्र होते हैं। बहुत ही शहर के बच्चे पॉलिटेक्निक में नहीं आते, वो तो इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं। हमारे दूर के बच्चे आते हैं, ठीक है, जो काफ़ी गरीब घर से हैं, शायद जिनके पास 500 या 1000 रुपया महीने देने के लिए भी उन्हें होम ट्यूशन एक पढ़ाना पड़ता है। जब वो बच्चा एक रिजल्ट लेके आता है और मिलता है और आशीर्वाद लेने के लिए आता है या मुंह मीठा करवाता है, तो वहाँ पे मेरा जो है हृदय बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है कि शायद मैंने जो रेलवे की जॉब छोड़ी थी शायद इसी दिन के लिए छोड़ा था। ईश्वर ने शायद वो मौका मुझे इसी दिन के लिए दिया था, और मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी बदलाव हो रहा है। तो ये मेरा एक मैसेज यही रहेगा कि आप तकनीकी शिक्षा से जुड़िए, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। ये मत सोचिए कि सिर्फ सरकारी सेवा में ही अपॉर्चुनिटी है। अब सरकारी सेवाएं लगभग ख़त्म होने वाली हैं, अपकमिंग वर्षों में ये कम से कम होती चली जाएंगी।
आपको इंडस्ट्री, अगर हमें आगे बढ़ना है तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, हमें जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत होगी, हमें टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी। तो अगर हमारे बच्चे, चाहे वो बॉय हो या गर्ल्स हो, अगर इस क्षेत्र में नहीं जुड़ेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं विश्व के मानचित्र पे अपने देश को ऊंचा नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो मेरा इस मंच के थ्रू यही प्रयास है कि आप बच्चों को इस सेवा से जोड़ें। और मेरे यहाँ आने पे बहुत जो भी मैं इस मंच पे आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस मंच के थ्रू मैं ये एक मेरा जो मैसेज है वो बहुत बच्चों तक जाएगा। और अगर कोई भी एक इंस्पायर होता है तो मैं हमेशा केवी स्टूडियो का धन्यवाद दूंगा ना। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा और वहाँ पे हमें मौका मिलेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद दूंगा, केवी स्टूडियो का और गौरव जी आपका, और स्पेशली डॉक्टर रोशन का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेके ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपने सुना अमृतांशु रोशन जी को। इनके बारे में मैं बता दूं कि वर्ष 2018 में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा, जिसमें सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्याख्याता के पद पर चयन के लिए परीक्षा ली गई थी, इन्होंने पूरे भारत में 9वां रैंक लाया था। और आज इनके साथ हमने बातचीत की तकनीकी शिक्षा पर, सामान्य तकनीकी शिक्षा के महत्व पर, सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में क्या अंतर है, ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन और निकट भविष्य में तकनीकी शिक्षा में क्या भविष्य है, छात्र कैसे इस फील्ड में सफल होंगे। इन्होंने बहुत सारी बातें आज हमारे इस चैनल के माध्यम से हम सबों से साझा की। जल्दी आप इनके ये विचार YouTube पर देख पाएंगे। हम चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम जो हमारे चैनल पर दिए जाते हैं, जिससे छात्रों को, अभिभावकों को, यूथ को काफ़ी मोटिवेशन होता है, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी फॉलो करें। और इस तरह के जो युवा जो हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के उत्थान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी न किसी रूप से हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी कहानी को सुने और उनसे प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।